नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। आज का प्रदेश बिहार, जिला भागलपुर। हुआ कुछ यूं कि 7 अगस्त 2024 की रात करीब 10 बजे ये सूचना आई कि शहर के काजीवली चक से पहले एक नौजवान लड़के की संभवतः गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूचना पर पुलिस भागकर पहुंची, लोग दौड़े, लोगों ने उसको पहचानने की कोशिश की और थोड़ी देर में ये बात सामने आ गई या थोड़ी देर में पहचान हो गई कि शहर के मशहूर आत्माराम मेडिकल्स के मालिक बलराम केडिया का बेटा रौनक केडिया है, जिसकी उम्र 22 वर्ष है। पुलिस ने बलराम केडिया की तहरीर पर हत्या का एक मुकदमा लिख लिया और तफ्तीश जैसे होती है, नौजवान लड़का था, उम्र 22 साल थी। पुलिस के दिमाग में एक ही बात आई कि शायद आशनाई के चक्कर में इसकी हत्या हुई होगी। पुलिस ने उसके कॉल डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड्स सबकी तलाश की और पुलिस को उम्मीद थी कि जरूर आशनाई का कोई एंगल निकलेगा, तभी इस तरह के नौजवान की इस तरह से हत्या हुई है। बहरहाल पुलिस को इसमें कोई बहुत सफलता नहीं मिली। पुलिस की 2 टीमें सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लग गईं और सीसीटीवी फुटेज 2-3 दिन तलाशने के बाद वो एक निश्चित कंक्लूजन पर पहुंची। एक मोटरसाइकिल जिस पे 2 व्यक्ति जा रहे हैं, गए हैं, मौके से लौटे हैं और उसी रास्ते से वापस भागे हैं, जो मैंने आपको बताया कि काजीवली चक के रास्ते से ही वो भागे थे। पुलिस ने ढूंढना शुरू किया और फिर पता ये लगा कि इस हत्या में या इस हत्या के पीछे जो मारने वाले लोग थे वो भाड़े के शूटर थे। पहचान हो गई। पहचान में ये पता लगा कि जिस लड़के ने मारी है ये गोली, उसका नाम आलोक राज उर्फ दिलखुश, जो जोगसर थाना क्षेत्र के ग्वालटोली में रहता है। पुलिस ने उसके बारे में पता किया तो पता लगा ये शराब का छोटा मोटा तस्कर है और कई मामलों में ये शराब की तस्करी में गिरफ्तार भी हुआ है, यहाँ भी और झारखंड में भी। 2020 में झारखंड के दुमका जिले में अवैध शराब के साथ पकड़ा गया था और उस मामले में लंबे समय तक जेल में भी रहा। इसके अलावा जोगसर थाने में भी शराब तस्करी के कई मामले उसके खिलाफ दर्ज थे। पुलिस ने उसके घर जब पहुंच के उसे ढूंढने और तलाशने की कोशिश की तो उसकी मां उसके घर पर मिली। मां ने बताया कि वो आया था और यहां से वो कब चला गया मुझे पता नहीं। दूसरी बात उसकी मां ने ये बताई, उससे पूछा गया कि आखिरकार वो कहाँ है, तो मां ने ये कहा कि वो अपने नानी के घर गया है, अपने नानी घर यहाँ से चला गया है। पुलिस ने उसकी मां से पूछ के नानी घर में जब दबिश दी तो वहाँ पर वो मिल गया दिलखुश, जिसका पूरा नाम था आलोक राज उर्फ दिलखुश। उसकी उम्र
28 साल थी। और जब उसे पकड़ा गया तो उसने अपने साथी का भी नाम बताया। थाने पर लाया गया। थाने पर पुलिस ने उससे लंबी पूछताछ की। उसने पुलिस को बताया कि मेरी निजी तौर पर यानी कोई जाति दुश्मनी केडिया परिवार से नहीं है। दरअसल मुझे इसके बलराम केडिया के लड़के रौनक केडिया को मारने की 2 लाख रुपए की सुपारी एक अमित मंडल नाम के लड़के ने दी है। अमित मंडल भागलपुर का ही रहने वाला था। भागलपुर में लाल कोठी मंडल टोला लॉज का निवासी था। पुलिस ने काफी प्रयास के बाद अमित मंडल को भी गिरफ्तार कर लिया। जो कहानी सामने आई, जो बात सामने आई, वो कुछ यूं थी कि कोरोना के समय में जब व्यवसाय बहुत धीमे हो गए थे, बहुत दिक्कत हो रही थी, उसी समय अनिल मंडल के अमित मंडल से मुलाकात बलराम केडिया की हुई। वो चुनहारी टोला के रहने वाले नवरत्न शर्मा के जरिए अमित मंडल से पहली बार मुलाकात हुई बलराम केडिया की। बातचीत होने लगी और गर्मी का दिन था। बलराम केडिया ने अमित मंडल से कहा कि इतनी गर्मी पड़ रही है, तुम अपने घर के लिए एसी लगवा लो। उसने कहा साहब हमारा परिवार बहुत बड़ा है और सारे लोगों के लिए एसी लगवाना संभव नहीं है। बलराम केडिया ने बाद में पुलिस को बताया कि उसने अपने पैसे से अमित मंडल के घर एसी लगवा दिए थे। उसके बाद चूंकि बिजनेस बहुत खराब हो गया था, बहुत कम चल रहा था, लोगों की उधारी देनी थी, तो बलराम केडिया ने अमित मंडल से कहा कि अपने पिता से मेरी बातचीत करा दीजिए, क्योंकि वो पैसे वाले थे। मोतीलाल मंडल के पास जाकर उसने बातचीत की बलराम केडिया ने और उनसे 8 लाख रुपए देने की बात की। अमित मंडल ने अपने पिता से कहा कि अच्छे लोग हैं, बड़ा इनका व्यवसाय है, कोरोना की वजह से व्यवसाय में दिक्कत है, इनको पैसे की ज़रूरत है, अगर आप दे सकिए तो दे दीजिए। मोतीलाल मंडल ने 2024 उसी साल जनवरी में, 2021 की बात होगी, जनवरी में 8 लाख रुपए उसको दे दिए। और फिर जैसा उसने बताया था कि साल भर के भीतर ये पैसा मैं वापस कर दूंगा, 5 लाख एक और 3 लाख एक, 2 किस्तों में 8 लाख रुपए बलराम केडिया ने मोतीलाल मंडल को वापस कर दिए। पैसा वापस मिलने के बाद अनिल मंडल, यानी जो लड़का जिससे पहले बलराम केडिया से के घर आना जाना हुआ था, जिसकी जान पहचान हुई थी और जिससे जान पहचान इनके कॉमन दोस्त नवरत्न शर्मा जो चुनहारी टोला के थे, उसी के थ्रू इनकी जान पहचान हुई थी। तो अनिल मंडल उनके पास आया और उन्होंने कहा कि आपने पैसे तो पूरे वापस कर दिए, ब्याज कौन देगा? इस पर बलराम केडिया ने कहा कि पिताजी से तुम्हारे ब्याज की कोई बात हमारी नहीं हुई थी। अनिल मंडल ने कहा कि आप व्यवसायी हैं, आप जानते हैं कि बिना ब्याज के या बिना लाभ के कोई क्यों पैसा देगा। बाजार में रेट 5% का चल रहा है और 5% नहीं तो 4%, चूंकि आप मेरे जानने वाले हैं, मेरे पिताजी के जानने वाले हैं, 4% के हिसाब से ये पैसा दे दीजिए। बलराम केडिया इस बात को जब भी ये बात होती थी टालते रहे। अल्टीमेटली बलराम केडिया जब परेशान हो गए तो उन्होंने कहा ठीक है, 1% के हिसाब से मैं इसका ब्याज भी दे दूंगा, हालांकि तुम्हारे पिता से ब्याज की कोई बात मेरी नहीं हुई थी। लेकिन वो इस पर नहीं माना। उसने कहा कि हम तो अब 5% रहेंगे, हम 4% भी नहीं करेंगे, जो बाजार का दर है हम उसी पर पैसा लेंगे।
कई बार एक दूसरे से कहा सुनी हुई, एक दूसरे की बातों की रिकॉर्डिंग हुई, लेकिन न तो बलराम केडिया पैसा देने को तैयार हुए, न अनिल मंडल वो अमित मंडल इससे कम लेने को राजी हुआ। लंबी बातचीत के बाद अमित मंडल ने आलोक राज उर्फ दिलखुश से संपर्क किया और ये कहा कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसके बेटे को मार दो। तब इसे पता लगेगा कि किसी के साथ धोखा करना कितना गलत है, किसी के साथ धोखा करने की कीमत कितनी ज्यादा चुकानी पड़ती है। शराब का छोटा मोटा तस्कर उसे 2 लाख रुपए जब ऑफर हुए तो उसने कहा इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। 1-2 बार रैकी की उसने अपने एक दोस्त के साथ, और 7 अगस्त को जब रौनक केडिया, चूंकि रौनक केडिया से कोई मतलब नहीं था, उसको तो ये भी पता नहीं था कि हमारे पिता ने कोई पैसा लिया है और उधार, और उस पैसे को दे भी दिया है और उसका इतने % ब्याज मांगा जा रहा है, उसे किसी बात की जानकारी नहीं थी। उस बेचारे लड़के को जब वो 7 अगस्त को अपनी दुकान, मैंने आपको बताया आत्माराम मेडिकल्स को बंद करके वापस लौट रहा था, तो मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने उसे 3 गोलियां मार दी। तीनों गोली सिर में पीछे से मारी गई। 2 गोली उसके सिर के आर पार चली गई और जबकि 1 गोली उसके सिर में ही फंसी रह गई। सीसीटीवी फुटेज से ये बहुत साफ लग रहा है कि मारने के बाद भी मोबाइल का टार्च जलाकर अपराधियों ने ये कन्फर्म किया कि ये मरा कि नहीं मरा। उसके बाद ही वो वहां से निकले हैं और काजीवली चक के रास्ते होते हुए भाग गए हैं। खैर, पुलिस को ये एविडेंस मिली गई थी और जब इसने पूरी बात बताई, पुलिस ने एक एक करके सबकी गिरफ्तारी कर ली। अमित मंडल की भी गिरफ्तारी हुई, आलोक राज की भी गिरफ्तारी हुई, और इसके साथ ही साथ जो साथ में अजीत कुमार था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो मोटरसाइकिल पे सवार था उस समय जिस समय हत्या हुई थी। एसएसपी भागलपुर आनंद कुमार के अनुसार घटना के 20 दिन पहले ही अमित मंडल ने 2 लाख रुपए में दिलखुश को हायर किया था। दिलखुश के बारे में पता लगा कि आखिरकार उसने इतनी जल्दी इतनी जघन्य हत्या कैसे कर दी, तो ये पता लगा कि उसने 11वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो वो ई-रिक्शा चलाने लगा। तंगहाली से परेशान होकर पैसे कमाने के लिए दिलखुश अपराध की दुनिया में उसने कदम रख लिया और सबसे सस्ते टाइप का, जो सबसे हल्का टाइप का अपराध होता है, शराब की तस्करी करना। छोटी मात्रा में शराब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कम पैसे में प्राप्त करना, ज़्यादा पैसे में बेचना, यही शराब तस्करी का, जो इसका बड़े पैमाने पे धंधा करते हैं, बड़े शराब तस्कर हैं, वो ट्रकों में माल लाते हैं, और छोटे छोटे शराब तस्कर जो हैं वो 10-20-50 बॉटल या 10-20-50 पाउच से अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन धीरे धीरे दिलखुश वो शराब के बड़ी स्मगलिंग में भी शामिल हुआ और जल्दी ही पुलिस की नज़रों में चढ़ गया। शराब बेचते हुए पकड़ा भी गया और कई अपराध उसके खिलाफ जोगसर थाने में दर्ज भी हुए। जब अमित मंडल ने उससे संपर्क किया तो उसे लगा कि क्यों हम छोटे छोटे पैसों के लिए छोटी छोटी तस्करी कर रहे हैं और पकड़े भी जा रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, वकीलों का पैसा भी खर्च हो, वकीलों को पैसा भी देना पड़ रहा है, एक साथ 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, काम करने के बाद निकल लेंगे, कोई दूसरा काम शुरू करेंगे। लेकिन वही है ना कि वो अपराधी ये भूल जाता है कि अपराध करने के साथ साथ बहुत ढेर सारी निगाहें, जो पहले कहा जाता था दीवारों के भी कान होते हैं, अब कहते हैं कि आसमान की भी आंख होती है। सीसीटीवी कहाँ लगी हुई है इसका अंदाज भी किसी को नहीं लगता। झटके में आप कोई काम कर लें, लेकिन सीसीटीवी में, और मैं बार बार कहता हूँ कि वर्तमान में यानी पिछले 5 सालों में जितने बड़े अपराध हुए हैं उनके 50% से ज़्यादा सीसीटीवी से उनका अनावरण हुआ है, वो खुले हैं और अपराधी पकड़े गए हैं।
और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में कन्विक्शन का रेट भी बहुत अच्छा हो गया है। यानी कन्विक्शन इस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के माध्यम से या इसके सहारे से अच्छा कन्विक्शन हो रहा है। आज की घटना, दो बहुत गहरे दोस्त हुए, एक का नाम बलराम केडिया और दूसरे का नाम मोतीलाल मंडल। हालांकि कोरोना के समय में इनकी जान पहचान हुई, आना जाना बढ़ा और फिर बहुत ज़्यादा आना जाना हो गया। बलराम केडिया ने अपनी परेशानी बताकर 8 लाख रुपए ले लिए मंडल से, बलराम मंडल से, और उसने भी सहर्ष दे दिए। जो वादा किया था कि हम इतने समय में वापस कर देंगे, उतने ही समय में बलराम केडिया ने वो पैसा वापस कर भी दिया। जो भी तय समय सीमा थी, 2 बार में दिया, एक बार 5 लाख और एक बार 3 लाख, लेकिन पैसा उसने वापस दे दिया। इसी बीच में बेटे अमित मंडल को ये जानकारी हुई कि पैसा लिया था हमारे बाप से बलराम केडिया ने और उसे वापस कर दिया। पिता से पूछा ब्याज कितना दिया, उसने कहा नहीं, ब्याज तो उसने कुछ नहीं दिया, मूलधन मेरा वापस कर दिया। वो फौरन बलराम केडिया के पास पहुंचा कि ऐसा कहाँ होता है, जब पैसा दिया गया था तो उसका ब्याज भी देना होगा। ये झिकझिक शुरू हुई और 2 महीने तक ये झिकझिक चलती रही। पहले वो 5% से 4% पर आने को राजी हुआ, लेकिन जब बलराम केडिया ने कहा कि हम 1% से अधिक नहीं दे पाएंगे या नहीं देंगे, तो फिर उसने भी जिद की कि अब हम 5% लेंगे। लेकिन ये स्टेलमेट, ये आपस का झगड़ा उनका चलता रहा और आपस में तकरार बनी रही। फाइनली अमित मंडल ने ये डिसाइड किया कि इसे गहरी चोट पहुंचाने के लिए इसके बेटे की हत्या करा दी जाए। ठीक है, हमें जो कुछ भी 8 लाख रुपए का ब्याज जो भी रहा वो 5% का 2 साल का था शायद, तो उससे ज़्यादा ही पैसा खर्च करना पड़े, लेकिन मैं इसको सबक जरूर सिखाऊंगा। और झूठ, उसका ये कहना था कि बलराम केडिया झूठ बोल रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह से पता था कि मार्केट का रेट क्या है, और जब मेरे पिता से उन्होंने पैसा लिया था तो उन्हें ये जानकारी थी कि उन्हें 5% के हिसाब से इसका ब्याज भी देना होगा। लेकिन नीयत खराब हुई और 5 पैसे पर 5% ब्याज का पैसा उन्हें न देकर उन्होंने बहुत घोर बेईमानी की है। उसको सबक सिखाने के लिए उसके इकलौते लड़के को 2 लाख रुपए की सुपारी देकर उसकी हत्या करा दी। अच्छा, ये देखिए सिफत ये कि बेटा न तो ब्याज की किसी बातचीत में शामिल था, ना ही उसको उधार के लेन देन का पता था, लेकिन बेचारा जान से चला गया। मतलब ये सोचिए कि ये सोचकर कि बाप को अगर सबक सिखाना है तो बेटे की हत्या कर दी जाए, तभी उसको दर्द होगा, तभी उसको पता लगेगा कि उसके साथ उसने किसी के साथ क्या चीटिंग की है या क्या धोखा दिया है, पैसा कम दिया है। मतलब इतनी खराब सोच, इतनी घृणित सोच, इतना कुत्सित दिमाग, ये भगवान जाने कैसे लोगों के जहन में ये बात आती है। लेकिन ये बात उसके दिमाग में यही आई कि अगर बेटे को हम मारेंगे तभी इसको चोट का एहसास होगा, और उसको रौनक केडिया को उसने पैसा देकर भाड़े के हत्यारे मनसुख से मरवा दिया। अब आप सोचिए, थोड़े से पैसों के लिए केडिया का तो पूरा परिवार ही, बलराम केडिया का तो पूरा परिवार ही उजाड़ दिया। अब जो उसकी एक लौती संतान थी वो भी चली गई उसके पास से, उसके हाथ से, और जैसे ये कहते हैं ना कि उसके जीने का मकसद ही खत्म हो गया। कहने का देखिए मतलब ये कि किसी से वैमनस्य हो जाए तो बदला लेने के लिए उसके किसी परिवारजन का भी नुकसान किया जा सकता है। देखिए, एक तो दुश्मनी होती है परिवारों की कि कोई भी मिल जाए बदला लेंगे, लेकिन ये परिवार की दुश्मनी नहीं थी। एक सिंपल लेन देन की दुश्मनी या कहासुनी 2 लोगों के बीच हुई थी, और उसमें एक परिजन यानी जिससे झगड़ा था उसके अकेले इकलौते बेटे की हत्या कर दी गई। इसलिए अगर किसी से इस तरह का भी बैर हो जाए तो परिवार के सॉफ्ट टारगेट्स, छोटे बच्चे हों, लड़का हो, पत्नी हो,
बच्ची हो, झगड़ा किसी और से है, लेकिन ये सॉफ्ट टारगेट हैं जिससे उसका झगड़ा है। तो सॉफ्ट टारगेट्स की सिक्योरिटी भी बहुत आवश्यक है, उनका चौकन्ना रहना भी बहुत आवश्यक है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझसे क्या मतलब है, मेरे पिताजी जाने, उनका जिनसे लेन देन था वो जाने। सॉफ्ट टारगेट्स को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम भी कभी निशाने पर लाए जा सकते हैं, क्योंकि मेरे पिता से दुश्मनी मान रखी है या बैर मान रखा है किसी व्यक्ति ने। इसलिए जो भी सॉफ्ट टारगेट हैं उनकी सुरक्षा और उनका चौकन्ना रहना ये बहुत ही आवश्यक है, किसी से आपस में अगर रार हो, बैर हो या दुश्मनी हो। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।